प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा को सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी जहां गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, तो वही महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र को दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा भी देंगे। विकास के लिए सड़कों का जाल जरूरी है। विकास के लिए मजबूत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ताकि कम समय में ज्यादा काम हो सके, और प्रधानमंत्री मोदी इसे बखूबी जानते हैं। पूरे देश में हवाई अड्डों और एक्सप्रेसवे के जाल से कनेक्टिविटी मजबूत करने के सपनों को पूरा करने में पीएम मोदी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी रविवार को गोवा को सौगात देंगे। ये एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला पीएम मोदी ने नवंबर 2016 में रखी थी। गोवा का ये दूसरा हवाई अड्डा होगा। पहला एयरपोर्ट डाबोलिम में स्थित है। नया एयरपोर्ट 2312 एकड़ में फैला है। कुल लागत 2870 करोड़ रुपए। पहले फेज में सालाना यात्री क्षमता 44 लाख की है। उद्घाटन के बाद विमानों के परिचालन की संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी। 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशंस तक पहुंचा जा सकेगा। 25,000 मीट्रिक टन की हैंडलिंग क्षमता वाली कार्गो सुविधा। पीएम मोदी न केवल गोवा बल्कि महाराष्ट्र को भी सौगात देंगे। पीएम मोदी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबे हाईवे पर गाड़ियां फराटा भरने लगेंगी। इस दौरान पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके साथ ही नागपुर में मेट्रो ट्रेन के पहले फेज एम्स और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ भी करेंगे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने से दो शहरों के बीच दूरी कम हो जाएगी और कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस परियोजना को गेम चेंजर बताया है। इसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम पर होगा। बाला साहेब ठाकरे समृद्ध एक्सप्रेसवे के नाम से इसे जाना जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा। जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। मुंबई से नागपुर तक का सफर 8 घंटों में पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र के 11 जिलों से होकर गुजरेगा। यह हाईवे विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र को कनेक्टिविटी और समृद्धि की सौगात देने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर एक नया आर्थिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। इसके जरिए 14 जिलों को एकीकृत कर बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी गाड़ी फराटे से दौड़ाई थी। शिंदे के पायलट बनकर फडणवीस ने कार दौड़ाई, और अब जब महाराष्ट्र के लोगों को सौगात मिल जाएगी तो सभी लोग फराटे से इस पर अपनी कार दौड़ा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते, रुक करते एक बड़ी खबर का। गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण है। आपको जानकारी दें कि भूपेंद्र पटेल दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। और इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों को सीएम शामिल होंगे। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि भव्य तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि इससे पहले जिस तरीके से जानकारी मिली थी कि पीएम मोदी अमित शाह शामिल होंगे, अब इस पर भी मुहर लग चुकी है। और साथ ही साथ भूपेंद्र पटेल की ये दूसरी पारी होगी सीएम के तौर पर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों की सीएम भी इसमें शामिल होंगी। खबर ये सामने आ रही है। गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण है कल। तमाम तैयारियों के साथ अब अंतिम रूप में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े चेहरे आपको एक मंच पर दिखेंगे। शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको एक साथ दिखेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिमाचल से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। खबर यह है कि दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिमला के रिच मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और
साथ ही खड़गे भी शपथ समारोह में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले जिस तरीके की हलचल हिमाचल प्रदेश के सत्ता में देखने को मिली थी कि आखिर कौन होगा सीएम का चेहरा, तो इसके बाद जब सहमति बनी और उसके बाद ये तय किया गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये मौका मिलना चाहिए। हालांकि प्रतिभा सिंह की तरफ से पहले ऐतराज जाहिर किया गया था, लेकिन उसके बाद से वो भी सामने आए और उन्होंने भी अपना समर्थन बढ़ चढ़ करके सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर ही दिया। और उसके बाद ये तय किया गया कि मुकेश अग्निहोत्री को जहां उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वहीं प्रतिभा सिंह और साथ ही विक्रमादित्य सिंह, उन दोनों को भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए 2 दिन की रस्साकसी के बाद, कड़ी मेहनत के बाद और तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद, तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद, तमाम विरोधों के बाद अब फैसला साफ हो चुका है कि अब जाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू अब माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं। हालांकि देखिए किस तरीके से तमाम बड़ी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। अब आपको वजह भी जरा बता दें कि आखिर क्यों सुक्खू सीएम बनने जा रही हैं। तो उपचुनाव नहीं चाहती है पार्टी। कांग्रेस का उपचुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं है और ये वो मुख्य वजह मानी जा रही है। परिवारवाद के आरोपों को खारिज करना चाहती है पार्टी। देखिए इसके पीछे भी आपको जो उनके विचार है उसको समझना होगा। कांग्रेस पार्टी की पूरी तरफ से कोशिश है कि देखिए जो परिवारवाद का आरोप लगातार कांग्रेस पर लगता आ रहा है उसे किस तरीके से हटाया जाए। जमीन और पहाड़ का ट्रेंड भी बदलना है। प्रियंका गांधी के करीबी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक ये भी बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। ये बड़ी खबर देखिए किस तरीके से तमाम समीकरणों को साधते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है हिमाचल प्रदेश में। और अब नई सीएम का जब ऐलान हुआ तो आप देख पा रहे हैं जो पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके सामने प्रतिभा सिंह को आप देख पा रहे हैं, राजीव शुक्ला को आप देख पा रहे हैं, पूर्व सीएम हरियाणा के उनको देख पा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप देख पा रहे हैं। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे जिनके सामने ये बड़ा फैसला लिया गया, सहमति बनी, तमाम समर्थन मिला और उसके बाद यह फैसला हुआ कि अब सुक्खू साहब ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो तस्वीरें पल पल की हमने आप तक पहुंचाई थी और साथ ही साथ उन तस्वीरों को भी जरूर दिखाएंगे और पहुंचाएंगे कि कैसे ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जा रहा है। और देखिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल देश का पहला ऐसा हिंदू स्टेट है जहां 97% हिंदू आबादी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी को और मुकेश अग्निहोत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चारों का निश्चित किया है, चारों का निश्चित करवाया है। हमारी प्रदेशाध्यक्ष विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी है और हमारे सभी कांग्रेस के ओपिनियन जो लीडर है उन्होंने सबको कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी एकजुटता से आगे कार्य कर रही है और अभी हम सब कार्यकर्ता है। हमारे से किसी ने पूछा तक नहीं है कि कौन होगा। तो फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान भी इस पर देखने को मिला। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा हिंदू स्टेट है जहां पर 97% हिंदू आबादी है, लेकिन फिर भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ गई। और हालांकि देखिए यह अनुमान हमेशा से जताया जाता रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर हिंदूवादी नेता अपने आप को बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, माना जाता है, तो फिर ऐसे स्टेट में आना बेहद शर्मनाक हार इसे हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए। ये कहना था सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो घाटी में अब आतंकियों का बुलडोजर इलाज शुरू हो गया है। घाटी में अब यूपी से बाबा योगी का बुलडोजर मॉडल पहुंच गया है और अब सरकार ने आतंकी और उनके पनाहगारों का बुलडोजर इलाज शुरू कर दिया है। पुलवामा में आतंकी आशिक नेग्रो के घर पर बुलडोजर चला है, यानी कि टारगेट किलिंग और आतंकी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने आतंकियों पर दो बार प्रहार करना शुरू कर दिया है ताकि घाटी से आतंक को जड़ से उखाड़ करके फेंका जा सके। कश्मीर में बाबा मॉडल, बुलडोजर तैयार, होगा आतंकियों का पूरा हिसाब। अब आतंकियों की खैर नहीं,
अब घाटी में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब कश्मीर में भी बाबा योगी का मॉडल लागू होने वाला है। बाबा का बुलडोजर लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर श्रीनगर पहुंच गया है और बुलडोजर के एक्शन ने आतंकियों में खलबली मच गई है। आतंकियों को शरण देने वाले बुलडोजर एक्शन से थर-थर कांप रहे हैं। बाबा का बुलडोजर घाटी में आतंकी और उनके पनाहगारों पर खूब गरज रहा है और इस बार बुलडोजर चला है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी आशिक अहमद नेंगरू के घर पर। पुलवामा के राजपुरा में आतंकी आशिक के घर को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया, जबकि कई आतंकियों के घरों पर अभी बुलडोजर एक्शन होना है। आतंकी आशिक नेंगरू जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नया चेहरा उभर कर सामने आया है। घाटी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमले जैसी साजिश कर चुका है। फिलहाल आतंकी आशिक नेंगरू पाकिस्तान के सरबस्ती में पीओके में मौजूद है। घाटी में धारा 370 निष्क्रिय किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकी बौखला गए हैं और घाटी में आतंकी हमला और टारगेट किलिंग की नापाक साजिश रचते रहते हैं। धारा 370 निष्क्रिय किए जाने के बाद से ही घाटी विकास के रास्ते पर दौड़ रही है और आतंकी विकास के इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश में है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने बाबा मॉडल को अपना लिया है। घाटी में आतंकियों के ठिकानों पर बुलडोजर दौड़ने लगा है। आतंकियों को सुरक्षा बल ठोक रहे हैं तो बुलडोजर आतंकियों के घरों पर दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, पाकिस्तान और खालिस्तान का गठजोड़ एक बार फिर सामने आया है। आईएसआई पंजाब में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश में है। मोहाली के बाद अब तरन तारण में पुलिस थाने पर रॉकेट से हमला किया गया और ये हमला पाकिस्तान बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने किया। पंजाब में खालिस्तान की आतंकी साजिश। मोहाली टू तरनतारन थाने पर रॉकेट से हमला। पाकिस्तान और आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी पंजाब को एक बार फिर से आतंक की आग में झोंकने की कोशिश में है। पाकिस्तान और आईएसआई पंजाब का माहौल खराब करने में जुट गए हैं। पंजाब के तरनतारन में उस समय हड़कंप मच गया जब रात के अंधेरे में संदिग्ध आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया है। ये हमला 9 दिसंबर की रात 11 बजे किया गया। इस हमले में थाने की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी तरह के जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। कल रात तकरीबन 11:22-23 ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਕੱਟਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੀਐਸਐਫ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ करके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी रिंदा की मौत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान रिंदा और खालिस्तान को जिंदा रखना चाहता है ताकि पंजाब को अशांत किया जा सके, पंजाब को 1980 के दशक के दौर में धकेला जा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तान और पाकिस्तान के गठजोड़ की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी और ये हमला तरनतारन के उस गाँव में हुआ जहाँ पर खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा पैदा हुआ था। इसलिए शक गहरा रहा है कि पाकिस्तान रिंदा के गांव में हमला कर उसे जिंदा रखना चाहता है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। ये इसलिए क्योंकि राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा पसंद करती है। आज पंजाब में
गन सरकार है। GUN गन सरकार, G फॉर गैंगस्टर, U फॉर उग्रवादी, N फॉर नशा माफिया। तरनतारन में थाने पर रॉकेट से हमला यानी पंजाब में फिर से आतंकवाद की आग में झोंकने की साजिश है, क्योंकि तरनतारन बॉर्डर इलाका है। तरनतारन से होकर भारत और पाकिस्तान की सीमा गुजरती है और तरनतारन में जिस रॉकेट से हमला हुआ है उसकी तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर में दिख रहा है कि रॉकेट पर PK लिखा हुआ है। PK का मतलब पाकिस्तान है, जो बता रहा है पाकिस्तान एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पंजाब को शांत करने में जुट गया है। इससे पहले भी पंजाब के मोहाली में पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर RPG से आतंकी ग्रेनेड अटैक कर चुके हैं। अब पंजाब में खराब होते कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने CM भगवंत मान पर सवाल उठा दिया है। ये पंजाब के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। निरंतर वहाँ पे आतंकी हमले हो रहे हैं, गैंगस्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को मार दिया जाता है और तो और पुलिस रक्षा में जो लोग हैं उनको भी मार दिया जाता है। ये सब कुछ जब से आम आदमी पार्टी आई है तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। पंजाब आतंकियों के निशाने पर है। 15 अक्टूबर को IB ने पंजाब पुलिस को हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी आतंकी हमला करने में कामयाब हो गए। तरनतारन में हुए रॉकेट हमले में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का भी हाथ सामने आ रहा है। तरनतारन हमले के बाद आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें पन्नू पंजाब CM भगवंत मान और पंजाब DGP को धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड जीत के साथ में सत्ता में वापस लौट आई है और कार्यकारी CM भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान किया। उधर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच गया। मोदी 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 मोदी। एक देश एक विधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संग्राम। गुजरात में बीजेपी की सरकार, लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग तेज हो गई है। सड़क से लेकर संसद तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। 9 दिसंबर को राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट बिल लाकर विरोधियों को चौंका दिया, तो आज गुजरात के कार्यकारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान कर दिया है। आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में UCC को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जब पहली बार भूपेंद्र पटेल मीडिया से मुखातिब हुए तो सीधे समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले गुजरात से पहले उत्तराखंड सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान कर चुकी है। उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी चल रही है। उधर 9 दिसंबर को राजस्थान से आने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल को पेश कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स ने कई बार सरकार को ये आगाह किया है कि इस समय कॉमन सिविल कोड लाया जाना बहुत जरूरी है। विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं। ये सबके लिए है, केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है। हर कास्ट, हर क्रीड, हर धर्म के ये हित में बिल है, देश के हित में ये बिल है। हमारे संविधान बनाने वालों ने उस वक्त पे बहुत सोच समझ के कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ रिवाज है, कुछ मजहबी बात है। आप ये कैसे कर पाओगे? इस देश के अंदर जिनके रीति रिवाज है उनको खत्म करना, ये गलत
परसेप्शन गलत कर रहे हैं कि तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके हम मुसलमानों का स्पेशल, नो, मुसलमान से ज्यादा अफेक्ट होगा वो आदिवासी समाज और दूसरे लोगों को होगा। और अगर ये करना भी था तो सरकार आपकी थी, आपका ये लॉ कमीशन जब खारिज कर देता है फिर इसके ऊपर बहस का कहां मुद्दा बचता है। उधर केरल हाईकोर्ट ने समान विवाह संहिता कानून पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज फैमिली कोर्ट एक और युद्ध का मैदान बन गया है और केंद्र सरकार को सभी के लिए एक समान विवाह संहिता कानून को तैयार करना चाहिए। बता दें कि हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, जबकि मुस्लिम धर्म पर अपना कानून लागू होता है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुस्लिम समुदाय की युवतियों की शादी की उम्र को 15 साल से बढ़ाकर 18 साल करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधे मिलते हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी पत्नी को शादी में गिफ्ट में गधा ही दे दिया। दरअसल दूल्हा शादी के मंडप में ही गधा लेकर के पहुंच गया, जिसके बाद से दुल्हन के साथ सारे मेहमान भी चौंक गए। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा गधे हैं तो वो हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस बार पाकिस्तान गधों के कारण नहीं बल्कि एक शादीशुदा जोड़े को लेकर चर्चा में है। कहाँ है यार गिफ्ट लेकर आओ यार, प्लीज लेकर आओ, हारिस तुम लेकर आओ। गुड़िया गुड्डे लोग अपनी पत्नी को शादी के दौरान कीमती गिफ्ट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की यूट्यूबर धूला अजलान शाह ने शादी के मंडप में अपनी दुल्हन वारिशा को गिफ्ट में गधा दिया है। अब सवाल ये गधा ही क्यों? मुझे आपको पसंद है और दुनिया का सबसे मेहनती और सबसे लविंग एनिमल। अजलान यूट्यूबर के साथ एनिमल लवर भी है। अजलान गधे को सबसे मेहनती जानवर बताते हुए अपनी पत्नी वारिशा को ये प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। मुझे जानवर बहुत पसंद है, सही है, लोग चाहे जो भी बोले, गधा मेरा स्पिरिट एनिमल, ठीक है। आई लव डोंकीज एंड हाँ, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से वारिशा के लिए। और बस बाकी देखना, मजाक नहीं बनाना यार, बस बाकी क्या है। गधे का बच्चा काफी छोटा है, इसलिए अजलान बच्चे के साथ उसकी मां को भी 30,000 रुपए देकर मालिक से खरीद लिया। अजलान ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और इसके बाद गधा गिफ्ट देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।